तो बेटे कंसेप्ट 2 लिख लीजिए। कभी और समझाना है बेटे, घबराना मत, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि वाइंडिंग अप में प्रोसेस क्या होता है। आज की पूरी क्लास बेटे कंसेप्ट समझने में लगेगी, भले आज हम क्वेश्चन ना करें, कोई बात नहीं बेटे, समझ तो आएगा, फिर क्वेश्चंस जल्दी होंगे बेटे। तो लिखिए जी कंसेप्ट 2, वाइंडिंग अप कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वाइंडिंग अप कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। बेटे 3 तरह की वाइंडिंग अप होती है। पहले ये कंपनी लॉ में आप करेंगे, फिर भी मैंने कंपनी अकाउंट्स में हल्का सा बताने की कोशिश की। कंपल्सरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड वाइंडिंग अप बाय सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तो प्लीज जल्दी से लिख लें कंसेप्ट नंबर 2। जागिए जागिए, सोना नहीं है, जागते रहो जागते रहो। आइए आइए कंसेप्ट 3। अब बेटे ये थोड़ा सा मैंने लिखवा कर फिर समझाऊंगा कंसेप्ट 3। पहले आ जाइए कंसेप्ट 3 लिखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग। मैं थोड़ा सा पहले समझा ही दूं बेटे, थोड़ा सा ये मुश्किल हल्का सा एक कंसेप्ट समझ लेंगे तो फिर करेंगे तो फिर ज्यादा समझ। अब बेटा मुझे एक चीज बताइए, रामलाल पेशेंट है, ये डॉक्टर के पास जाता है और अपनी सारी व्यथा बताता है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे दिल में दर्द होता है, मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे। मैं नहीं कह रहा बेटे, रामलाल डॉक्टर को कह रहा है ऐसे 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 ऐसे। डॉक्टर उसकी सारी बातों को देखता है, सुनता है, और फिर डॉक्टर उसका गला देखता है, आंखें देखता है, आंखें देखता है, कान देखता है, उसकी बॉडी का ब्लड प्रेशर देखता है, ईसीजी देखता है, टेम्परेचर देखता है, और फिर उसके बाद ये पता लगाता है कि क्या प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को। और कई बार डॉक्टर को भी नहीं पता चलता पहली बारी में कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको कहता है भैया कुछ टेस्ट करवा गया, ब्लड टेस्ट करवा, एक्सरे करवा, एमआरआई स्कैन करवा, ये करवा वो करवा, और फिर रिपोर्ट लेके आ, फिर देखूंगा कि तुझे बीमारी क्या है और वो बीमारी ला इलाज है या इलाज वाली है। तो बेटे आप बताइए, बिल्कुल इसी तरह से वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन का प्रोसेस मैं बताने वाला हूं। पहले 1 मिनट के लिए आप किंगफिशर का एक वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है वाइंडिंग अप में। भले आज हम क्वेश्चन ना करें बेटे, ना करें क्या हो गया, समझ तो लेंगे। ये देखिए किंगफिशर, ये वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको किंगफिशर एयरलाइंस का। इस वीडियो से आपने ये देखना है कि क्या सच में ये कंपनी की लिक्विडेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और कौन सी कंपनी लिक्विडेशन में जाती होंगी। सुनिए, ईमानदारी से सुनिए। Kingfisher employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. They do not have any confidence left in the authorities, and which is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small relief, but Kingfisher says it's simply not enough. The wage bill at Kingfisher is around 20 crores per month. Only half the employees were paid in March. Employees due... वो कह रहे हैं जी 20 करोड़ रुपए तो एक महीने का वेज बिल है और आधे एम्प्लॉइज को दिया गया, बस ये हाल हो गया किंगफिशर का। उसके एसेट्स खत्म हो गए, लोन बढ़ गया,
नॉन परफॉर्मिंग बढ़ गए हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। Those are at least 130 crore rupees. Kingfisher management says it can pay only 2 months' salaries at best. The management, of course, is giving out a message that the employees are reading into and saying that they do not have any more trust left in the management. Until the time they get their entire salary in hand, they will not join back work. They are not willing to take any partial payments. Their full salary is their only demand. With the situation going from bad to worse, the Civil Aviation Ministry is threatening tough action. He can either suspend the license or cancel the license. For that, he has to issue a show cause notice. So he will do that. In the meanwhile, it's a knockout. So he'll take. ये मिनिस्टर क्या कर रहा है कि अब हमने शो कॉज नोटिस दे दिया उसको कि आपको कंपनी को लिक्विडेट क्यों ना कर दे, कंपल्सरी लिक्विडेशन क्यों ना कर दे। तो मैं इस वीडियो से ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि लिक्विडेशन कई बार कंपल्सरी हो जाता है और मार डालते हैं हम उसको। इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया पेशेंट के लिए, तो बेटे एक कंपनी, बेटे उसके डायरेक्टर्स हैं और इस कंपनी में बेचारी कंपनी में लॉसेस होने शुरू हो चुके हैं। तो बेटे ये जो कंपनी है जिसमें लॉसेस होने शुरू हो चुके हैं, ये कंपनी के डायरेक्टर्स हाई कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। प्रोसेस देखिए क्या होगा। बड़े पापा हम मर गए, हमें मार डालो, बड़े पापा। लेकिन बेटे हाई कोर्ट खाली उनकी बातें सुन के प्रभावित नहीं होगा। हाई कोर्ट कहेगा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास एसेट्स कितने हैं और तुम्हारी लायबिलिटीज कितनी है, और अपने डिवेंचर होल्डर्स की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ और उस मीटिंग में खुद तय करो कि तुम्हारी वाइंडिंग अप के लिए क्या वो सहमत है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स ने तुम्हारी कंपनी को पैसे दिए होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने तुम्हारी कंपनी को पैसे दिए। उनकी मीटिंग बुलाओ, उनकी रिटर्न मुझे एप्लीकेशन दो कि क्या वो सच में एग्री कर रहे हैं तुम्हारे वाइंडिंग अप में। अगर हाँ तो फिर हाई कोर्ट डायरेक्टर्स को कहेगा, अगर यस आंसर आ गया इन सब का, इफ आंसर इज यस, तो हाई कोर्ट क्या कहेगा डायरेक्टर्स को, प्लीज गिव मी योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन कह रहा है? मैं थोड़ी कह रहा हूं, हाई कोर्ट कह रहा है। किसको? आपको नहीं, डायरेक्टर्स को। क्या कह रहा है कि आप लोग क्या करें, अपनी एसेट्स की और अपनी लायबिलिटीज की स्टेटमेंट बनाएं और मुझे दें। एसेट्स की और अपनी लायबिलिटीज की स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और उसको समरी बनाएं, समरी, और उस समरी का नाम रख दिया गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसका नाम रख दिया गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटे मैं नहीं बना रहा, डायरेक्टर्स बनाएंगे। उसमें वो समरी बनाएंगे कि भाई हमारे एसेट्स कितने, अगर इन एसेट्स को बाजार में बेचे तो क्या होगा, कितने पैसे मिल जाएंगे, हमारी देनदारी कितनी है, हमें कितने पैसे देने हैं, हमें डिवेंचर होल्डर को कितने पैसे देने हैं, हमें सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स को कितने देने हैं, हमें अनसिक्योर्ड को कितने देने हैं, हमारी देनदारी कितनी है और हमारे पास एसेट्स कितने हैं और हमारे पास कितनी डेफिशिएंसी है। ये पूरा ब्यौरा मैं नहीं दूंगा, डायरेक्टर्स देंगे। किसको? 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 हाई कोर्ट के बड़े पापा को। अब बेटे डायरेक्टर्स को कुछ बनाना नहीं आता होगा, बेटे बनाओगे तो आप ही प्रिपेयर करोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो मेरा कहने का मतलब है हम सब क्या करेंगे, एक बात सुनिएगा, मैं यहां तक आ गया कि डायरेक्टर्स विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डायरेक्टर्स को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, वहीं से आ रहा है। अब बेटे डायरेक्टर्स को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जैसे ही बनाएंगे हाई कोर्ट में देंगे,
तो हाई कोर्ट को अगर लगेगा, मैंने कहा हाई कोर्ट को अगर लगेगा कि लिक्विडेशन होनी चाहिए या लिक्विडेशन में ही सबका भला है, सबका भला है, सबका कौन? डिबेंचर होल्डर का भला है, प्रेफरेंस होल्डर्स का भला है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भला है। बेटे उसको हाई कोर्ट को लग रहा है कि ये जहाज डूब ही रहा है, ये तो जहाज डूब ही जाएगा। तो बेटे जब डूब रहा है और बचा नहीं सकते टाइटैनिक शिप जैसे, टाइटैनिक शिप जैसे, तो बेटे जितना बच जाए उतना ही काफी। बेटे भागते चोर की लंगोटी काफी, पता है, सुना आपने मुहावरा? अपनी कंपनी डूब रही है, अगर अभी इसका इलाज नहीं करेंगे तो और भी खत्म हो जाएगी, तो बेटे लिक्विडेशन कर दो ना, सबका नुकसान हो जाएगा। फिर क्या करेगा ये हाई कोर्ट? हाई कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, विल अपॉइंट ऑफिसर। बेटे हाई कोर्ट का जज एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा और उस ऑफिसर का नाम होगा लिक्विडेटर। बेटे उसका नाम होगा लिक्विडेटर। किसका? कौन करेगा? हाई कोर्ट का जज। और इस लिक्विडेटर को कहा जाएगा कि भाई तेरे पास पावर्स आ गई है बड़ी सारी, क्वाजी जुडिशियल पावर्स आ गई है, तू एसेट्स को बेच, लायबिलिटीज की पेमेंट कर। अब एक बच्चा कहता है डायरेक्टर्स को क्यों नहीं कह रहे? बेटे डायरेक्टर्स को इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उनकी नीयत खराब हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कंपनी डूब रही है तो वो हेरा फेरी कर सकती है अपने फायदे के लिए। इसलिए हाई कोर्ट का जज एक नए व्यक्ति को, बाहर वाले को बुलाएगा, उसका नाम होगा लिक्विडेटर। कंपनी सेक्रेटरी भी लिक्विडेटर बन सकते हैं, बाहर वाले कंपनी सेक्रेटरी। अब वो लिक्विडेटर क्या करेगा? 30 दिनों के अंदर अंदर सारे एसेट्स बेचेगा, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देगा, न्यूज़पेपर में ऐड आएगी कि ये कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, आपको कुछ लेना है तो आ जाओ, देना है तो आ जाओ। और बेटे 30 दिनों के अंदर अंदर सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर देगा और निकाल लेगा डेफिशिएंसी कितनी है, मतलब वेल्थ कितनी कम पड़ेगी लोगों को देने के लिए, और एक स्टेटमेंट बनाएगा बेटे, उसका नाम होगा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बेटे आराम से, बेटे कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे मैंने कहा ना मैं क्वेश्चन नहीं गिराऊंगा, और बोलो बेटे प्यार से सुन तो सकते हो, आप तो ढीले ढीले होकर सुन रहे हो, कमर भी सीधी नहीं है, आप तो झुक के बैठे हो। बेटे झुके आपके दुश्मन, आपको झुको, हद कर दिया आपने, मैं थप्पड़ मारूंगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरे गोल्डन वर्ड्स। मैं कह रहा हूं सबसे पहला काम डायरेक्टर्स क्या करेंगे? एप्लीकेशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट कि हमें मार डालो। एप्लीकेशन के बाद हाई कोर्ट क्या करेगी? उनको डायरेक्ट करेगी कि भाई डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर, इक्विटी की मीटिंग बुलाओ। फिर मीटिंग के बाद अगर हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इनको लिक्विडेशन कराना चाहिए, लिक्विडेशन में ही भला है, तो वो डायरेक्टर्स को क्या बोलेंगे? क्या करो भैया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दो। और जैसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आ जाएगी, हाई कोर्ट का पापा लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा। और बेटा लिक्विडेटर क्या करेगा? लिक्विडेटर सारे एसेट्स को रियलाइज करेगा, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करेगा, एसेट्स को रियलाइज करेगा और लायबिलिटीज की पेमेंट करेगा। कौन करेगा? लिक्विडेटर। और उसका एक खाता बनाएगा और हाई कोर्ट में जमा कराएगा। उस खाते का नाम है, उस अकाउंट का नाम है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आराम से बेटे उसका नाम है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। कौन बनाएगा? डायरेक्टर्स? लिक्विडेटर। तो बेटे पेपर में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज फिर होगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो बेटे लिक्विडेटर के पास
कुछ पावर्स आ जाएंगी, सुपर नेचुरल पावर्स, जैसे कृष के पास थी सुपर पावर्स, ऐसी सुपर पावर्स आ जाएंगी लिक्विडेटर के पास, तो वो कुछ इक्विटी होल्डर से पैसे मंगवा भी सकता है, और उनको बोलते हैं बेटे कॉन्ट्रीब्यूटरीज। आराम से बेटे, आराम से। लिक्विडेटर के पास कुछ पावर्स आ जाएंगी, वो जो इक्विटी होल्डर्स 12 महीने पहले पार्टली पेड अप थे और उन्होंने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे, उनसे भी पैसा मंगवा सकता है। बेटे 3 बात यहां पर ध्यान रखनी है। एक 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 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटे सबसे पहली बात आपको पेपर में क्या आ सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं और क्या फायदा है। दूसरी बात, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनता है। और तीसरी बात, लिक्विडेटर के पास जो पावर्स आती हैं उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूटरी से कैसे पैसे मंगा सकता है। बस बेटे 3 बातें समझिए। तो बेटे आइए एक आध बात पहले और लिख लें, फिर और समझेंगे। बेटे ऐसे ही चलेंगे धीरे 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 धीरे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आइए बेटे, आओ बेटे, लो बेटे, ये लिख लो कंसेप्ट नंबर 3। अभी झोपड़ी में आऊंगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, लिखो बेटा। तो बेटे अब समझ आएगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्यों लिख रहे हैं और फायदा क्या है। लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, बड़े पापा। पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल सीज, अंडरलाइन कर दीजिए, डायरेक्टर्स की पावर सीज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, एंड वेस्ट विद लिक्विडेटर, और लिक्विडेटर के पास चली जाएंगी। बोलो जी, ए पॉइंट क्लियर, बी पॉइंट क्लियर, सी पॉइंट क्लियर, बेटे डी पॉइंट। Members of the company are called contributors. Members of the company are called contributors. अभी बताया था मैंने contributors, अंडरलाइन कर दीजिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पार्टली पेड अप रहे वो contributors बन जाएंगे। थ्योरी में बार बार आता है। की पॉइंट, liquidator of the company will collect and realize its assets and distribute the proceeds. बहुत ही प्यारा ई पॉइंट है बेटे। Liquidator of the company will collect
and realize its assets and distribute the profits. F point. Liquidator will prepare a list of contributories. Liquidator will prepare a list of contributories who will be liable to contribute. Who will be liable to contribute to the assets of the company in case assets are not sufficient to meet the claims. आराम से बेटे F पॉइंट लिख लीजिए. Liquidator will prepare a list of contributories who will be liable to contribute to the assets of the company in case assets are not sufficient to meet the claims. लिख लिया जी. चलिए अभी मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, उसके बाद आप इस पॉइंट में आएंगे. मैं कहता हूं आपको कि आपके घर, आप सब घर में रहते हैं, बिल्कुल घर में रहते हैं. आपके घर के आसपास बहुत सारे दूसरे घर भी हैं. हाँ हैं. एक बच्चा कहता मास्टर पागल होगा, घर है, घर में रहते हैं. एक बात है बेटा, सुन तो लो, सुन तो लो. आते तो नींद में, टांगे आपकी लंबी है, आप ढीले लेटे हुए, लेट के पढ़ रहे हो लैपटॉप, थप्पड़ मारूंगा. बैठ के पढ़ो. मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बैठ के पढ़ो टेबल में. बेटे आपने देखा कभी पुराना घर आपके जो घर के पास था उसको तोड़ना चाह रहे हैं और नया घर बनाना, बताइए. तोड़ना चाह रहे हैं उसको नष्ट करना चाह रहे हैं. नष्ट कर देंगे, तोड़ देंगे. तो बताइए क्या होता है. सबसे पहले उस घर में जो भी व्यक्ति रह रहे होते हैं और उनके पास जो भी सामान होता है, मैं फिर रिपीट करता हूं, जो भी व्यक्ति रह रहे होते हैं और उनके पास जो भी सामान होता है, पहले उस सामान को निकाल देते, बाहर निकाल देते. एक बड़ा सा ट्रक आता है, हरे राम, बड़ा सा ट्रक आएगा, पुपू पुपू पुपू, इसमें सारे एसिड्स रख देंगे और ये किसी दूसरे घर चला जाएगा. यहां पर वो व्यक्ति जाएंगे, नए घर चला जाएगा. इसका मतलब जब इस पुराने घर के सारे मेंबर्स और सारे एसिड्स बाहर निकल जाएंगे तो इस घर को हम क्या करेंगे, इस घर को हम क्या करेंगे, इस घर को हम क्या करेंगे, फिर तोड़ना शुरू कर देंगे. नहीं समझ आया. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी घर में पहले एसिड्स को बेचा जाएगा, लायबिलिटीज की पेमेंट होगी, घर खाली कर देंगे, उसके बाद उसको हथौड़े मार मार के तोड़ देंगे और फिर उसकी खुदाई करके उसमें नया घर बनेगा. बेटे कभी देखा आपने? ऐसे ही तो होता है. तो बेटे मैं ये कह रहा हूं कि पहले लिक्विडेशन होगी या पहले वाइंडिंग अप होगी. थ्योरी में बार बार आता है कंपनी को. बेटे पहले लिक्विडेशन, बेटे पहले एसेट्स को बाहर निकाला जाए, बेटे उनको बेचा जाए, बेटे उनको रियलाइज किया जाए, तो बेटे फिर इस मकान को तोड़ा जाए. आप मेरी बात समझ रहे? बेटे पहला स्टेप है लिक्विडेशन, दूसरा स्टेप है वाइंडिंग अप. तो बेटे मैं वो चित्र बना रहा हूँ ना झोपड़ी के, तो देखिए मैंने झोपड़ी के चित्र बनाए थे, अभी बता रहा हूँ. ये देखो बेटे एक घर है, मेरा प्यारा घर. ये घर बड़ा हसीन है. बेटे अपना घर तो हर किसी को अच्छा लगता है. बेटे एक मूवी आई थी, मेरा घर है तेरा घर, महिमा चौधरी, सुनील शेट्टी. महिमा चौधरी, सुनील शेट्टी. ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर. बेटा लेकिन एक ऐसा दिन भी आता है कि अगर हमें उस घर को नया बनवाना है या तोड़ना है, क्योंकि वो घर ही टूट गया, पुराना हो गया. बेटे छत से पानी आ रहा है, फर्श खराब है, जानवरों से सुरक्षा नहीं मिल रही, तो बेटे उस घर को हम क्या करेंगे, उसके एसेट्स बाहर निकालेंगे, उस एसेट्स को बेचेंगे.
उसकी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस घर को तोड़ेंगे। देखिए हथौड़ा पड़ रहा है बेटे, उस घर को बाद में तोड़ेंगे, उस घर को बाद में तोड़ेंगे। अब बात समझ रहे हैं? तो पहले बेटे लिक्विडेशन होगी, फिर वाइंडिंग अप होगी, लेकिन लिक्विडेशन से पहले वो प्रोसेस आपको पता चल गया मैंने जो बोला। ठीक है बेटे, अब आगे चलिए। मैं चाहता हूं कंसेप्ट नंबर 4 लिखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बस बेटे मैं मुद्दे पे आ गया। इन केस ऑफ लिक्विडेशन इन्वॉल्व्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in case of liquidation involves, बेटे आप सब चार्टर्ड सेक्रेटरी बनने वाले हैं, आप सब सीएफओ बनेंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या बातें होती हैं। स्टेप 1, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटे ये बताएगा, कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Preparation of statement of affairs, board of directors. Step 2, preparation of liquidators final statement of accounts, preparation of liquidators final statement of accounts। कौन बनाएगा? मैं, आप। Step 3, preparation of list A and list B contributors। बस बेटे तीन तो स्टेप्स हैं, इन्हीं का तो ध्यान देना है, बस काम हो जाएगा बेटे। अब बेटे आज की क्लास का आखिरी पड़ाव शुरू हो चुका। आप सभी ने, वैसे तो मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया हुआ है अपनी थ्योरी के क्वेश्चन में, मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये देखिए बेटे सारे स्टेप्स लिखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप एज पर सेक्शन 270 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पीपीटी तो दे ही रहा हूं, वो तो ठीक है प्रैक्टिकल के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए है। उसका थ्योरी का क्वेश्चन भी तो आता है पेपर में, उसके लिए लिखा है मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है बेटे, ये देख लीजिए। अभी देखेंगे इनको, अभी जो मेन पॉइंट है मैं पहले वो दिखा दूं, इसके बाद हम अगली क्लास में लेक्चर 2 में इसमें आएंगे। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 4, बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सबको ईमानदारी से क्वेश्चन नंबर 4 अभी देखना है, और अभी मैं उसकी पीपीटी बना रहा हूँ, पीपीटी दिखाऊंगा, हाथ से उसको ड्रॉ करना है, भले आपकी किताब में है तब भी। बस आज अगर आपने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट देख लिया, यकीन मानिए लेक्चर 2 में एंजॉय करेंगे। लेकिन बेटे आलस नहीं करना, ढीले नहीं पड़ना। कहते हैं जो आलसी व्यक्ति होते हैं लाइफ में पीछे रह जाते हैं, और जो सोचते हैं कि हम कर लेंगे, समय निकल जाता है। बेटे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बेटे अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैंने ये सारा बनाया हुआ है, मैं भी इसी का फॉर्मेट बनाऊंगा। देखिए भले इसको देख के बना लीजिए प्लीज, मेरा दिल है, मेरी अंदर से इच्छा है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट इसको देख के अपने रजिस्टर में बनाइए प्लीज बेटे, क्योंकि मैं जब समझाऊंगा ना बेटे तो ज्यादा समझ आएगा। प्लीज बेटे 6 महीने बचाने हैं ना, कीमती है ना 6 महीने, जल्दी पहुंचना है ना फाइनल में, प्रोफेशनल में, है बेटे। assets not specifically pledged लिखा हुआ है as per list A, और ERV लिखा हुआ है estimated realizable value। डायरेक्टर्स बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। तो पहली आइटम है बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड।
bills receivable, trade debtors, loans and advances, unpaid calls. बेटा जो भी एसेट्स हैं जो नॉट प्लेज्ड हैं लिख देंगे, रटने थोड़ी है कौन से एसेट्स हैं, जितने भी नॉन प्लेज्ड होंगे सब लिख देंगे। लिखिए बेटा एक बार प्लीज ईमानदारी से, सारे नहीं भी लिखने कोई बात नहीं, 6-7 लिख दो, हेडिंग ऊपर लिखो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, बस एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू। बेटे कंसेप्ट 5 है, आप अपनी इसके ऊपर फॉर्मेट के ऊपर लिख दे कंसेप्ट नंबर 5, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये देख लीजिए बेटा कंसेप्ट 5 है, ये देख लो मैंने कंसेप्ट वाले पेज में लिखा हुआ है, देखो कंसेप्ट नंबर 5 है बेटे, स्टेटमेंट शोइंग फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलो बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलो बेटे, चलो मेरे बच्चे लिख लो। बेटे ये जैसे ऊपर वाला हो गया टोटल ऑफ ए कर दिया, तो थोड़ा सा नीचे आगे शुरू कर दीजिए बेटे, आपकी बुक में तो है ही एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ऊपर लिस्ट ए थी, अभी लिस्ट बी आ गई है, भले लिस्ट जहां भी नंबर याद हो कोई बात। Assets specifically pledged as per list B। फिर उसका दूसरा खाना है estimated realizable value, तीसरा खाना है due to secured creditors, चौथा है deficiency, पांचवा है surplus, और surplus लास्ट में चला के देख लो estimated realizable value के साथ, आराम से देख लो बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना। तो बेटे जो सरप्लस है उसको हमने मान लिया बी है, और जो ऊपर से एसेट्स आ रहे थे नॉट प्लेज्ड मान लिया उसको टोटल ए है। तो नीचे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो बेटे इसका टोटल कर दिया ए प्लस बी देके लिख दिया बेटे, वो लाइन आ रही है टोटल की। तो लास्ट में समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स बनेगी बेटे, अभी ऐसे ही बना दो, यकीन से कहता हूं मैं आपको खुद लॉजिक बताऊंगा समझ आएगा। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, ये सी हो गया बेटा। चलिए जी ये बना लिया हो तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट में आगे जी ग्रॉस लायबिलिटी। अब इसमें 3 कॉलम है, एक तो इधर है ना रुपीस का, रुपीस में एक लाइन डाल दी जिसमें लाइन नहीं डाली, बीच में आइटम है, फिर इधर है रुपीस का, एक इधर है रुपीस का, एक इधर है रुपीस का, बीच में आइटम्स है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट, अंडरलाइन कर दीजिए, to the extent in which claims are estimated to be covered by assets specifically pledged। यकीन मानिए आप ऐसे ही लिख दीजिए, लेकिन लिख दीजिए, समझाने का काम मेरा है, रटना नहीं पड़ेगा, दिल से कह रहा हूं, अगर आप लिख देंगे और मेरी 5 मिनट बाद ध्यान से सुन लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा, लिख दीजिए बेटे। पहली आइटम सबने लिख दीजिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर लिखा हुआ जी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, देख लो देख लीजिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। अब बेटे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में यहां पर तो लेफ्ट हैंड साइड में बुक वैल्यू आएगी और राइट हैंड साइड में जितना अमाउंट है वो लेस करते जाएंगे, लेस करने के बाद जो बचेगा उसको कह रहे हैं एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर डिवेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज।
एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आराम से बेटे, एसेट्स लेस करते जाएंगे, जो बचता जाएगा ना एसेट उसको कहते जाएंगे ये एसेट अब इसके लिए। अब देखिए, लेस डिवेंचर होल्डर्स बाय फ्लोटिंग चार्ज को अंडरलाइन कर दीजिए। डिवेंचर होल्डर्स हमेशा फ्लोटिंग चार्ज के होते हैं। लेस कर दीजिए, बुक वैल्यू आ जाएगी इधर, अगर पैसे हैं लेस कर देंगे। बैलेंस देखिए क्या बचा, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स डिवेंचर होल्डर्स, लेस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर सरप्लस है डेफिशिएंसी, तो लास्ट में देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। देख लीजिए, बनाना है बेटे, बनाना है। भले ये लिस्ट आप ना भी लिखें, ये A to H की लिस्ट है तो सही, लिख दें तो अच्छा है बेटा, एक बार लिख दें, देख देख के तो लिख रहे हैं कि बहुत बड़ा काम थोड़ी लिखा। लिखो बेटा, लिख लिया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूं बेटे, मैंने बस 5 मिनट बात बोलनी है और आज की क्लास में यहीं पे फिनिश कर दूंगा, बस आपने ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कि मैं आपको कंसेप्ट नंबर 5 इस समय लिखवा रहा हूं, आप लिख चुके हैं, आपने नहीं लिखना। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट